तो टीथ में क्या बताए थे कि ये हमारे बॉडी का हार्डेस्ट ऑर्गन है, यही ना। ये सब तो कॉमन चीज है कि ये व्हाइट कलर का दिखाई देता है, ठीक है। और ये क्या करता है, तो फूड को कट करता है, क्रश करता है, ये सब काम करता है, ठीक है। और आ जाओ, मानव के जो टीथ है, ह्यूमन जो टीथ है, इसके अलग अलग नाम भी थी, जैसे थेकोडॉन्ट, पहले थेकोडॉन्ट। तो थेकोडॉन्ट कब हो रहा है, क्योंकि ये जो है किस में है, हमारे जबड़े में इम्बेडेड है, धंसा हुआ है, जबड़े में धंसा है, इसीलिए थेकोडॉन्ट कह रहे हैं। उसके बाद से क्या नाम होगा इसका, डाइफायोडॉन्ट, है ना, डाइफायोडॉन्ट। डाइफायोडॉन्ट क्यों, क्योंकि इसके दो टाइप होते हैं, एक मिल्क टीथ और एक परमानेंट टीथ, ठीक है। और उसके बाद से तीसरा क्या हो जाएगा, हेटेरोडॉन्ट, है ना, हेटेरोडॉन्ट। हेटेरोडॉन्ट क्यों, क्योंकि इसके 4 और टाइप होते हैं फंक्शन के बेसिस पे। कौन कौन से, तो इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो ये जो है हमारे टीथ के, यूं समझो कि इंट्रोडक्शन हो गया कि ह्यूमन का जो टीथ होता है व्हाइट कलर का, मतलब सभी टीथ व्हाइट कलर के ही होंगे, लेकिन ह्यूमन का भी जो टीथ है व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। और ये हार्ड ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, ठीक है। और इसके अलग अलग नाम क्या क्या हो गए, तो थेकोडॉन्ट। थेकोडॉन्ट क्यों, क्योंकि ये हमारे जबड़े में धंसा होता है, यही ना, जबड़े में ये धंसा हुआ होता है, इम्बेडेड, है ना, हाँ, इम्बेडेड, इम्बेडेड इन जॉ, है ना। तो जबड़े में धंसा हुआ है। और इसको डाइफायोडॉन्ट क्यों कह रहे हैं, कि इसके 2 टाइप हो गए, कौन कौन सा, तो पहला मिल्क टीथ और दूसरा परमानेंट टीथ, ठीक है। तो ये 2 टाइप के टीथ इसके हो जा रहे हैं ओरिजिन के बेसिस पे, इसीलिए डाइफायोडॉन्ट कह रहे हैं। और हेटेरोडॉन्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके 4 टाइप है ना, इसके जो है 4 टाइप्स हो जा रहे हैं। कौन कौन से, तो इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। हिंदी में क्या कहेंगे, कृंतक, रदनक, अग्र, चौड़क और चौड़क, ठीक है। यानी कि ये 4 होने की वजह से इसका नाम क्या हो गया, हेटेरोडॉन्ट हो गया, यही ना। अब ये टीथ जो है ये मतलब कैसा दिखाई देते हैं, इनके मतलब की संरचना क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले ये हेडिंग कर लो और इसको लिख लो। कल लिखे थे इसके बारे में कुछ, मतलब ये इतना ही तो लो लिखे हो, इसको लैंग्वेज में नहीं लिखे हो, तो लैंग्वेज में लिखना शुरू करोगे। हेडिंग कर लो, उसको लिखते हैं। देखो यहाँ पे, खैर जो भी है, तो ये जो है दांत का एक इंट्रोडक्शन हो गया, टीथ का इंट्रोडक्शन हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो टीथ के टाइप पढ़ते हैं। हेडिंग करोगे टाइप्स ऑफ टीथ। टाइप्स ऑफ टीथ ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी उत्पत्ति के आधार पर दांत के प्रकार, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर दांत के कितने प्रकार हो जाएंगे, 2। कौन कौन सा होगा, मिल्क टीथ और दूसरा हो जाएगा परमानेंट टीथ, ठीक है। तो ओरिजिन के बेसिस पे टीथ के 2 टाइप हो गए, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। ये मिल्क टीथ जो है वह टीथ होता है जो जन्म के बाद बच्चे में सबसे पहले डेवलप होता है, ठीक है। यानी टीथ जब डेवलप शुरू होंगे और डेवलप होने शुरू होंगे, ठीक है, तो वो 6 महीने के बाद से शुरू होंगे,
मतलब दांत जो है बच्चे के मुंह में कब दिखेगा, जब बच्चा 6 महीने का हो जाएगा तब। जन्म के बाद जब 6 महीने की उसकी उम्र हुई तो उसमें दांत दिखने शुरू होंगे, ठीक है। और मैक्सिमम 11 महीने तक, ठीक है, दांत लगभग सब डेवलप हो जाएंगे उसके, सब नहीं मतलब 11 महीने तक ये टाइम है इसका, और 6 महीने से 11 महीने के बीच में डेवलप होते हैं। टोटल तो डेवलप होने में 3 साल का समय लगता है, ठीक है। तो 3 साल के समय तक बच्चे का सब दांत विकसित हो जाएंगे, जितने एक बच्चे में होना चाहिए। 32 नहीं होंगे, 20 होंगे टोटल, ठीक है। तो टोटल 20 दांत बच्चे के अंदर होते हैं, और 20 दांत जो है 3 साल की उम्र तक विकसित हो जाएंगे, और फिर वो 20 दांत जो है उसी में से टूटेंगे, और टूट के तब दोबारा कुछ डेवलप होंगे और कुछ उसके बाद डेवलप होंगे, ठीक है। तो 3 साल तक जो दांत डेवलप हुआ है वो मिल्क टीथ है। लेकिन दांत का दिखाई देने का जो समय है कि कब मुंह में दांत दिखने लगेगा बच्चे में, तो वो 6 महीने से 11 महीने का टाइम है, यानी कि कम से कम 6 महीना और अधिक से अधिक 11 महीना, इस समय के बीच में दांत डेवलप होते हैं। और मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा, तो 3 साल। 3 साल तक बच्चे में टोटल 20 दांत जो होते हैं, चाइल्डहुड टीथ भी उसको कहेंगे या मिल्क टीथ जो कह रहे हैं, ये कब तक, तो 3 साल तक पूरा विकसित हो जाएगा। तो टोटल ये जो है कितने होते हैं, तो ये 20 होते हैं। मिल्क टीथ जितने होंगे टोटल ये 20 होंगे, ठीक है। और ये जब टूटते हैं तो इनके जगह पे परमानेंट टीथ निकलते हैं, और बाकी जो जगह खाली बच जाता है जहाँ पे मिल्क टीथ नहीं रहते हैं वहाँ पे परमानेंट टीथ डेवलप होते हैं, ठीक है। तो मिल्क टीथ जो है ये तुम्हारा मतलब कि एक बार टूटेगा और दोबारा ये विकसित हो जाता है। तो मिल्क टीथ की संख्या एक बच्चे में 20 हो गई, तो कितना डेंटल फार्मूला हो सकता है यहाँ पे, तो इसका डेंटल फार्मूला जो होता है 2102 बाई 2102, ये डेंटल फार्मूला होता है बच्चे के टीथ का, ठीक है। जिसमें इंसीजर कितना हो जाएगा, 2 इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 0 और मोलर 2। तो ऐसे करके टीथ की संख्या हो गई। तो अगर टोटल काउंट करें कि कितना टीथ इंसीजर हो रहा है, तो ये जितने हैं हम क्या करते हैं, इसको पहले ऊपर और नीचे वाले को जोड़ लेते हैं और तब 2 से गुणा करते हैं, यही ना करते हैं। डेंटल फार्मूला से फाइनल दांत की संख्या निकालनी हो कि इंसीजर, प्रीमोलर, मोलर कितना है, तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, ऊपर और नीचे वाले के जोड़ लेते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, तो ये डेंटल फार्मूला कैसे बना है, तो जैसे कि जबड़ा हम लोग अगर दिखाएं अगर, तो ऐसे हम लोग जबड़े को दिखा सकते हैं, जॉ जो है उसको ऐसा दिखा सकते हैं, जिसमें एक एडल्ट ह्यूमन में 32 टीथ होंगे, ये ना 32 दांत होंगे। तो इस जबड़े को 2 पार्ट में ऐसा डिवाइड, एक तो ये नीचे का जबड़ा हो गया, ऊपर का जबड़ा, अब इनको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, राइट एंड लेफ्ट। तो ये मान लो राइट हो गया, ये लेफ्ट, इधर भी राइट और इधर भी लेफ्ट। तो 32 दांत के व्यास कम होता है, बच्चे में 20 दांत हो रहा है, तो 20 दांत है तो 10 ऊपर होंगे और 10 नीचे होंगे, यही ना, ठीक है। लेकिन इस 10 में से एक तरफ कितने होंगे, तो केवल 5, और इधर 5। वहीं देखो तो इसको अगर जोड़ोगे तो 5 आएगा, 3 और 2 5, है ना। तो ये ऊपर का जो है, ऊपर के जबड़े के ऊपर के जो जबड़ा है उसके राइट वाले पोर्शन को, मतलब एक हाफ जो है पोर्शन को दिखा रहा है ये नंबर, ठीक है। और इतना ही नंबर इधर भी रहेगा, फिर नीचे वाले के हाफ को दिखा रहा है इतना, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि टोटल टीथ का नंबर काउंट करना होता है, तो इसको जोड़ लेते हैं, इनको जोड़ लेंगे फिर 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इंसीजर 2 2 4 और 4 दूने 8, तो इंसीजर हो जाएंगे टोटल 8, ठीक है। और ये केनाइन है, तो केनाइन कितना है, तो 2 और 2 4, ठीक है। फिर ये 0, प्रीमोलर कितना हो जाएंगे, ये भी 8, ठीक है। तो कितने हो गए, 8 8 16 और 4 20 हो गए ना। यानी कि यहाँ पे दिख रहा है कि कौन सा दांत है कौन सा नहीं है। तो बच्चे में एक, अगर एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में डेंटल फार्मूला कुछ अलग होता है, लेकिन बच्चे में कौन सा दांत एब्सेंट है, तो प्रीमोलर 0 है ना। यानी कि इंसीजर है, कैनाइन है, मोलर है, प्रीमोलर नहीं है, ठीक है। तो ये प्रीमोलर जब विकसित होगा तो कब होगा, तो ये तुम्हारे 3 साल के बाद वाले समय पे विकसित होता रहेगा, 18 साल तक चलेगा ये, मैक्सिमम 18 साल के समय तक ये सब पूरे दांत विकसित होकर के कितने हो जाएंगे, तो टोटल 32 हो जाएंगे। तो जब 32 होंगे तो वो क्या हो गए, परमानेंट टीथ हो गए, ठीक है। तो परमानेंट टीथ का संख्या टोटल 32 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 32 को अगर देखोगे तो डेंटल फार्मूला इसके लिए क्या आएगा,
21 23 बट्टा 21 23, यही ना। अब इसमें इंसीजर, किनाइन, प्री मोलर, मोलर, इसको काउंट कर लो। तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। तो इसमें इंसीजर कितना आएगा, तो सेम 8 आएगा, ये 4 आएगा, और प्री मोलर कितना आएगा, 8 आएगा, और ये कितना हो जाएगा 12। टोटल कितने हो जाएंगे 32, ठीक है। तो इस तरह से ये मिल्क टीथ एंड डेंटल, ये परमानेंट टीथ के बारे में ये डिफरेंस हो गया कि मिल्क टीथ कब डेवलप होगा, तो बच्चे में उसके जन्म के 6 महीने बाद से डेवलप होता है, ठीक है। 6 महीने से लेकर के 11 महीने के बीच में डेवलप होगा, मैक्सिमम 3 साल तक ये डेवलप होगा, ठीक है। और परमानेंट टीथ जो है वो 3 साल के बाद से लेकर के कब तक, 18 साल तक चलेगा, 18 साल तक ये डेवलप होगा। मिल्क टीथ का संख्या 20 होगा, परमानेंट टीथ का संख्या 32 होगा। मिल्क टीथ में प्री मोलर एब्सेंट होता है और परमानेंट टीथ में सब प्रेजेंट होता है। फिर मिल्क टीथ में देखो यहाँ पे मोलर जो है वो केवल 8 होता है और परमानेंट टीथ में मोलर 12 होता है। तो ये सारे इसमें डिफरेंस हो गए, ठीक है। तो इनको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो हेडिंग कर लिए हो, टाइप्स ऑफ टीथ ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, हिंदी में उसको लिखेंगे उत्पत्ति के आधार पे दांत के प्रकार, फिर उसको लिखते हैं। आगे जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम बता देंगे कि दांत को विकसित करने वाली कोशिका का क्या नाम होता है, ठीक है। अभी मिटा दे इसको। ये डेंटल फार्मूला में किसी को दिक्कत नहीं है, याद रखना है 2102 2102, ठीक है। उधर 21 23, ठीक है। हाँ, ये डेंटल मतलब कि मिल्क टीथ हो गया। टोटल नंबर ऑफ टीथ ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछ देता है सब, ठीक है। तो वहाँ पर ध्यान रखना है। मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के नंबर पूछे जाएंगे। चलो अब हेडिंग करोगे टाइप्स ऑफ टीथ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, कार्य के आधार पे दांत के प्रकार, ठीक है। तो कार्य के आधार पे दांत के कितने प्रकार हो जाएंगे, 4। कौन कौन से, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये ना हिंदी में क्या कहेंगे, कृंतक, रादनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो इसको लिख लेना हिंदी क्या कहें इसको, हाँ कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, यही ना। अब देखो ये अभी जस्ट हम लोग परमानेंट टीथ जब देखे तो वहां पे इसका नंबर हम बता दिए थे परमानेंट टीथ में, ठीक है, कि परमानेंट टीथ में इंसीजर का संख्या कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। और कैनाइन का 4, प्रीमोलर का 8 और मोलर का 12। ये दांत के टोटल नंबर हो गए। ये जो अब यहाँ पे जो फंक्शन पढ़ रहे हैं ये परमानेंट टीथ का फंक्शन है, जिसमें सबसे पहले इंसीजर को सबसे पहले देख लिया क्या कि इंसीजर के टोटल नंबर 8 हो गए। इसका काम क्या होता है, तो भोजन को काटना, यही ना, ये भोजन को काटता है, काटना भोजन का काम हो गया, मतलब इंसीजर का काम हो गया, भोजन को काटेगा, ठीक है। और वहीं किनाइन क्या करेगा, चिड़ना और फाड़ने से काम होता है, चिड़ना और फाड़ना, ठीक है। और वहीं प्रीमोलर
और मोलर, इसका काम क्या होगा? हाँ, चबाना और पीसना। पीसना ऐसे लिखेंगे, हाँ चलो जो भी है। तो इंसीजर जो है भोजन काटेगा, ये रोटी जब काट रहे हो, मिर्चा जब काट रहे हो, तो इंसीजर उसे काम कर रहा है ना। और केनाइन क्या कर रहा है? तो भोजन को चीरने का काम कर रहा है, ठीक है। और प्री मोलर और मोलर भोजन को पीसने और चबाने का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि ये केनाइन जो है, मांसाहारी जानवरों में केनाइन जो होता है बड़ा होता है। जितने भी मांसाहारी जानवर उनमें केनाइन क्या देखोगे? बड़ा देखोगे। क्यों? इसका रीजन ये है कि मांसाहारी जानवर को मांस को चीरना होता है, फाड़ना होता है, इसीलिए केनाइन उनमें बड़ा है। लेकिन बंदर में भी बड़ा होता है, देखे हो ना। मांसाहारी जानवर में जैसे शेर, बाघ, सियार, कुकुर जो है, इस सब में तो बड़ा होता है केनाइन, लेकिन बंदर में ही बड़ा बड़ा होता है। तो बंदर में बड़ा होने का मतलब क्या? बंदर भी मांसाहारी है? तो नहीं, बंदर मांसाहारी नहीं है। तो उसमें केनाइन ये बड़ा क्यों है? तो उसमें केनाइन बड़ा होने का रीजन है कि बंदर जो है वो कुछ कठोर फल को खाता है। मुलायम फल और पत्ती को तो खाएगा ही, कठोर फल को भी खाता है। और फल को तोड़ने के लिए, चाहे कितना हो कठोर फल हो, उसको तोड़ने के लिए केनाइन ही काम में आता है। जैसे हम लोगों के साथ है, हम लोग भी जब गन्ने को चूसते हैं, तो गन्ने को चूसने फाड़ने के लिए क्या करते हैं? साइड में लाते हैं, केनाइन उसको चीरता है। भाले की तरह है ना केनाइन, तो वो चीरेगा। कभी भी तुम लोग देखना, गन्ने को सामने से, मतलब कि इंसीजर से नहीं काट सकते हो। जब छीलना हो तो इंसीजर से नहीं छील सकते हो, टूट जाएगा, ठीक है। और रोटी को काटने के लिए कभी प्री मोलर मोलर पे नहीं लाओगे रोटी को काटने के लिए, वो सामने से ही कटेगा, ठीक है। तो वही बात है। तो केनाइन इंसीजर जो है काटने का काम करेगा। संख्या टोटल 8 हो गया, ठीक है। और ये कैसा दिखाई देता है इंसीजर? तो डायग्राम अगर देखोगे तो ये दो तरह से डायग्राम अगर बनाए इसका, एक सामने की तरफ से और एक बगल की तरफ से। तो सामने की तरफ से ये इंसीजर कैसा दिखेगा? तो ऊपर की ओर थोड़ा चौड़ा होगा, धारदार होगा, ऐसे होगा, है ना, सामने से देखेंगे तो। अब वहीं बगल से देखेंगे तो कैसा दिखेगा? बगल से ऐसे दिखेगा, ठीक है। यानी कि अगर सामने से ऐसे देख रहे हैं तो ऐसे दिखेगा। इसको ऐसे कर दिए तो इस तरह का दिखेगा। जो दिखा रहे हैं ये धारदार होते हैं दांत, अपने दांत को टच करके देख सकते हो। तो ये धारदार है, ऊपर की ओर पतला है, नीचे बेस इसका चौड़ा है, फिर इसका जड़ हो गया, ठीक है। तो सामने से चौड़ा है, अब बगल से धारदार दिख रहा है, इसीलिए काट रहा है, ठीक है। और इसके जड़ एक होते हैं, ठीक है। और वही केनाइन जो है, केनाइन कैसा दिखेगा? तो केनाइन जो है पॉइंटेड दिखता है, ऊपर भाले की नोक की जैसा दिखाई देता है। किसी भी दिशा से देखोगे तो केनाइन तुमको इसी तरह का दिखेगा, ठीक है। और केनाइन भी सिंगल रूट वाला होता है। हम मानव के अंदर ये छोटा है, सभी दांत के बराबर है, लेकिन बाकी जानवरों में छोटे बड़े हो सकते हैं। वैसे अगर ये पूछा जाए कि बाकी शाकाहारी जानवर जो है, जैसे गाय, भैंस, ये सब हो गए, कैटल्स इनको कहेंगे, तो कैटल्स के अंदर या दुधारू जानवर जो होता है, कैटल्स जो होते हैं, उनके अंदर कौन सा दांत अनुपस्थित होता है? तो वहां पे केनाइन होगा। देखना कभी बकरी में, गाय में, भैंस में ये केनाइन नहीं होता है। हाँ, ऊपर का सामने वाला इंसीजर केनाइन ऊपर बिल्कुल नहीं होता है, नीचे इंसीजर रहेगा, केनाइन नहीं रहेगा, और मोलर रहेगा, प्री मोलर भी नहीं होगा, ठीक है। तो जो शाकाहारी जानवर है, कैटल जो है, कैटल में ये केनाइन अनुपस्थित होता है, नहीं रहेगा। लेकिन बंदर में जो है केनाइन रहेगा, शाकाहारी होने के बाद भी बंदर में ये केनाइन रहेगा। क्यों? क्योंकि बंदर जो है कठोर फल को खाता है, तो फल को तोड़ने के लिए केनाइन उसमें चाहिए। बाकी मांसाहारी जानवरों में केनाइन होता है, ठीक है, क्योंकि केनाइन से ही वो मांसाहारी जानवर जो है बाकी जीव का शिकार करता है, ठीक है। एक बार अगर ये जो भी खूंखार जानवर, जैसे कि ये बाघ हो गया या शेर हो गया, ये अगर किसी जानवर एक बार पकड़ लिया तो छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि उसे केनाइन लंबा है, धंस जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये भी बात कहा जाता है कि जब किसी बाघ का या शेर का केनाइन टूट जाए ना,
तो उसके सामने नहीं जाना चाहिए। अगर नॉर्मल, अगर कोई जवान बाघ है, शेर है, और रास्ते में अगर तुमको मिल जाता है ना, तो उसका चांस कम है कि तुम पे हमला करेगा। लेकिन जब वो बूढ़ा हो गया है, किसी वजह से उसका कैनाइन टूट गया है, और तब उसके सामने तुम पड़ गए सेम कंडीशन में, तो 100% चांस है कि तुम पे हमला करेगा। ऐसा इसलिए कि जब कैनाइन रहेगा तो किसी भी जानवर के मांस को जानवर वो मतलब बाघ शेर जो है वो फाड़ के खा सकता है, हाथी को भी फाड़ के खा सकता है। लेकिन जब ये टूट जाएगा तो लंबे जो दांत हो तो निकल गए, चारों के चारों टूट गए, तो बचे छोटे छोटे दांत। आज छोटे छोटे दांत से वो मुश्किल से बकरी को भी नहीं फाड़ पाएगा। तो जब बकरी को भी नहीं खा पाएगा तो क्या चाहिए उसको? मुलायम मांस चाहिए, है ना। आज दुनिया में सबसे मुलायम मांस आदमी का होता है, ठीक है। इसीलिए अगर आदमी मिले तो चाव से अपना भोजन बनाएगा उसको। हाँ, तो इसीलिए कहा जाता है कि जब जिस मतलब कि शेर या बाघ का कैनाइन टूट जाए तो उसके सामने नहीं जाना चाहिए। अगर चले गए तो समझो कि यमराज आ गया है, कोई बचाने वाला वहां पे नहीं है, और वहां पे अपना कोई उपाय अब नहीं लगा सकते हो। हाँ, वहां पे उपाय ये लग सकता है, एक होता है ना कि लोग कहते हैं कि जब बाघ या शेर आए तो कहाँ गाछ पे चढ़ जाना चाहिए, भालू आए तो मरने का नाटक करना चाहिए। ये सब गलत बात है। मतलब ये किताब में बस बच्चों को, जब हम लोग बच्चे थे तब पढ़ाया गया, बस मन को समझाने के लिए, ठीक है, कहानी को बताने के लिए, उस जानवर के बारे में बताने के लिए समझाया गया था। रियल में ऐसा नहीं होता है। रियल में अगर भालू मिल गया तुम नाटक करोगे ना तो स्वाहा कर देगा वहीं पे। तो ये सब नाटक मत करना। आइए मत समझना कि बाघ जो है पेड़ पर नहीं चढ़ता है, बाघ पेड़ पे चढ़ता है, ठीक है, तैरता भी है। और इंडियन जो ये रॉयल बंगाल टाइगर जो कहते हैं, ये पूरे विश्व का एकलौता ऐसा बाघ है जो तैरने में भी माहिर होता है। दुनिया के अदर कंट्री के जो बाघ है वो तैर नहीं सकते हैं, तैरेंगे भी तो उतने फास्ट नहीं तैरेंगे जितना अपने इंडिया वाला तैर रहा है। क्यों? क्योंकि अपने रॉयल बंगाल टाइगर जो है बंगाल की जो खाड़ी है उसमें बसा हुआ सुंदरबन में रहता है। सुंदरबन जंगल सुने हो ना, गंगा के डेल्टा में बसा सुंदरबन, है ना। तो सुंदरबन में रहता है। और सुंदरबन क्या है? तो एक दलदली भूमि है जहां हमेशा पानी भरते और उतरते रहता है। दिन में 4 बार पानी भरेगा उतरेगा। तो मान लो कहीं शिकार पे गया, पानी भर गया तो क्या करेगा? वो स्टीमर से नहीं निकलेगा, तैर के निकलेगा। तो इसीलिए इंडिया के जो रॉयल बंगाल टाइगर है ये तैरने में माहिर होते हैं। ऐसा ही जब 12th क्लास में जाओगे तो वहाँ तो लोग इकोलॉजी पढ़ाए जाएंगे, तो इकोलॉजी में बताया जाएगा कि दुनिया के किसी भी देश का ऊँट तैर नहीं सकता है पानी में। किसी भी ऊँट को पानी उतार तो नहीं तैरेगा। वो तैरने कहाँ से जाने का भाई? जब वो रेगिस्तान में है, पानी के लिए वो मर रहा है, पानी पीने, उसको पीने पानी मतलब पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा, तो तैरने के लिए पानी कहाँ से मिलेगा? तो इस कंडीशन की वजह से बाकी देश के ऊँट तैर नहीं सकते हैं, लेकिन इंडियन ऊँट तैर सकता है। वो भी इंडिया के किस एरिया का ऊँट? तो कच्छ जो जिला है गुजरात का, वहां पे जो ऊँट होते हैं ना वो तैर सकते हैं, समुद्र में तैरते भी हैं। तो इंडिया का जो कुछ डाइवर्सिटी अलग है। तो इंडियन बाघ तैर सकता है, ठीक है, आकाश पे चढ़ने के लिए तो सब चढ़ जाते हैं। और ऊँट भी इंडिया का, स्पेशली गुजरात, कच्छ और राजस्थान वाले ये तैर भी सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने इंडिया की एक स्पेसिफिक चीज़ हो गया। खैर फिर दांत के अलग अलग टाइप कल पढ़ लेंगे।